Good evening, class 9th. So today we are going to start civics. देखिए civics हमें पढ़ना था. मैंने आपको जब इससे पहले सब्जेक्ट की वीडियो बनाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सिविक्स का आएगा. ठीक है, तो ये सिविक्स का दूसरा चैप्टर है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी. आखिर लोकतंत्र है क्या और लोकतंत्र ज़रूरी क्यों है, डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. देखिए लोकतंत्र में क्या होता है. लोकतंत्र एक इस प्रकार की सरकार है जिसमें जो शासक होता है, ठीक है, जो रूलर होता है, वो शासक किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है. देखिए अभी तक हम राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, डिक्टेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कैसे चुने जाते थे. जो मोनार्च था, मोनार्च का मतलब कि राजा का बेटा राजा, ठीक है, फिर उसका बेटा राजा. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये चीज़ को ख़त्म कर दी गई. डेमोक्रेसी में क्या कहा गया कि राजा वही बनेगा, मतलब शासक वही बनेगा जिसको जनता चाहेगी, जिसको प्रजा चाहेगी. ठीक है, जनता जिसको चुनेगी वो क्या बनेगा, रूलर बनेगा किसी भी कंट्री का. ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद बात करते हैं इधर. सिंपल डेफिनेशन ये आपको दी हुई है. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है. अब उसके बाद देखिए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, देखिए हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. ये आपने पढ़ लिया कि डेफिनेशन में रूलर कौन है. ठीक है, इलेक्शन कैसा होता है, रूलर को चुनता कौन है. ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है. देखिए क्या फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के कि जनता के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. ठीक है, किस आधार पे, इलेक्शन यानी चुनाव के आधार पर. ठीक है, और जिसको जनता चुनती है उसको क्या बनाया जाता है, उसकी सरकार बनती है. ठीक है, वो क्या बनता है, प्रमुख बनता है. ठीक है, तो देखिए मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर. अब देखिए जिन नेताओं को, जिन लीडर्स को चुना गया उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए. क्या क्या डिसीजन लिए, अब देखिए अब यहाँ बात करेंगे हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, जो कि कहाँ की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है. ठीक है, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे 1999 में इन्होंने एक मिलिट्री कूप को लीड किया था. ठीक है, ये एक मिलिट्री कूप के कौन थे, लीडर थे. फिर इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, मतलब कि ऐसी सरकार को जिसको क्या हुआ था, जनता ने चुना था, उसको ओवरथ्रोन करके ये क्या बन गया, इन्होंने खुद को क्या अनाउंस करा दिया, इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट अनाउंस करा दिया. ठीक है, इन्होंने घोषणा करा दी कि मैं कौन हूँ, राष्ट्रपति हूँ. ठीक है, उसके बाद देखिए 2002 में इन्होंने एक रिफरेंडम स्टार्ट करवाया. ठीक है, रिफरेंडम स्टार्ट करवाया. उस रिफरेंडम हमने पहले पढ़ा था ना. ठीक है, नहीं सॉरी आपने नहीं पढ़ा होगा रिफरेंडम, 10th में आप और इसके बारे में अच्छे से जानोगे. तो देखिए रिफरेंडम क्या था, क्या होता है कि जो शासक होता है, ठीक है, एक प्रकार का चुनाव होता है, ये भी वो चुनाव कराया जाता है. ठीक है, जिसमें रिफरेंडम में एक बात लिखी होती है और अगर जनता उस बात से सहमत होती है तो वो यस बोलती है, और अगर उससे सहमत नहीं होती है तो क्या बोलती है, नो बोल देती है, मना कर देती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिफरेंडम कौन कराता है, इलेक्टेड लीडर्स. ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ एक रिफरेंडम स्टार्ट करवाते हैं 2002 में. किसके लिए, कि उनको 5 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए. ठीक है, मतलब कि जो राष्ट्रपति का पद वो इस समय संभाल रहे हैं उनको 5 साल और बढ़ा दिया जाए. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इस रिफरेंडम के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब विरोध प्रकट करती है लोग इस रिफरेंडम के लिए. ठीक है, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क इशू कराते हैं. ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क मतलब कि एक आप कह सकते हो कि ऑफिशियल फ्रेमवर्क जो होता है. ठीक है, एक ऑर्डर के तौर पे उसको इशू कराते हैं और उसमें क्या होता है, ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बना था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, उसको अमेंड करते हैं. ठीक है,
और वो क्या कहते हैं उसमें क्या संशोधन करते हैं, क्या बदलाव लाते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कि जो प्रेसिडेंट रहेगा, प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने कहा कि जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो क्या कर सकेगा, किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को रद्द कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो लोगों ने असेंबलीज बनाई हैं उसको रद्द कर सकता है। मतलब कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने अधिकार में क्या किया, अपने हक में, अपने हित के लिए संविधान को संशोधित कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविलियन कैबिनेट, जो सिविलियन कैबिनेट है उसको कौन सुपरवाइज करेगा, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी। अब देखिए इतना कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आपकी बुक में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ओके। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, elected representative have some power but the final power rests with military officer and general मुशर्रफ himself। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि भले ही क्या होता है कि यहाँ पे चुनाव होते हैं, जनता फिर से अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जो मेन पावर होता है वो किसके हाथ में होता है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब यहाँ बहुत कुछ होता है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्चीज होती हैं, ठीक है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिला कि भले ही संसद बन जाए, ठीक है, भले ही सरकार बना दी जाए, लेकिन असली पावर किसके पास है, जिसको जनता ने नहीं चुना है। क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जनता ने चुना था, नहीं, लेकिन रियल पावर किसके पास है, उन्हीं के पास है। तो यहाँ से एक फीचर क्या मिला कि इन अ डेमोक्रेसी, देखो यहाँ पर दिया है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि यहाँ पे हमें पहला फीचर मिला डेमोक्रेसी का, कि जो फाइनल डिसीजन होगा उसको कौन लेगा, उसको पूर्ण रूप से लेने का अधिकार उस आदमी के पास होगा या उस शासक के पास होगा जिसको जनता ने चुना होगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि हमारे देश में फाइनल डिसीजन कौन लेता है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी लेते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, उनको जनता ने चुना है, ठीक है, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि हैं। अब उसके बाद हमको दिखना है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। देखिए चुनाव जो होता है वो फ्री और फेयर भी तो होना चाहिए। फ्री और फेयर कैसा, अब मान लो दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब दो लोगों में कंपटीशन है और जनता को वोट देना है, ठीक है, लेकिन अब मान लो कि उसमें फ्री और फेयर नहीं है वो, जैसे कि अब क्या होगा कि यहाँ पे चीटिंग हो जाती है, ठीक है, तुमको जो एक को जो वोट्स मिले हैं वो उठा के दूसरे में डाल दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये चीटिंग हो जाएगी ना। तो इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होने चाहिए, फ्री और फेयर होने चाहिए। अब यहाँ क्या होता है कि चाइना की बात करते हैं, अभी हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, ठीक है। चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल के बाद क्या होती है, वोटिंग होती है, चुनाव होता है, ठीक है। और किसके देखिए यहाँ पर दिया है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए नेशनल पीपल कांग्रेस वहाँ की क्या थी, रूलिंग पार्टी थी, ठीक है। वहाँ पे पार्लियामेंट को चुनने के लिए हर 5 साल पे क्या होता था, चुनाव होता था वहाँ के संसद को चुनने के लिए। टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। और देखिए एनपीसी का सदस्य बनने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होती थी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन चाहिए होती थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैक्सिको के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्सिको के केस में क्या था, वहाँ पे
PRI हुआ करती थी, मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरीज पार्टी, एक ही पार्टी हुआ करती थी वहाँ पर। और PRI जो थी ना वो सारे इलेक्शंस को जीतती थी, मतलब सारे चुनावों को जीतती थी। लेकिन कैसे जीतती थी? PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक टू विन, वो बहुत चालें चलती थी, बहुत गंदी चालें चलती थी जीतने के लिए, ठीक है। मतलब जीतने के लिए वो कुछ भी कर देते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो क्या ये फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हुआ? नहीं, ये फ्री और फेयर तो कहीं से भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से हमको मिला हमारा दूसरा फीचर क्या मिला? ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखिए अब क्या मिला हमको कि एक लोकतंत्र में जो चुनाव हो वो फ्री और फेयर, यानी बिना किसी चीटिंग के होना चाहिए, बिना किसी धोखे के होना चाहिए। और एक बात और होनी चाहिए कि आज जो पावर में है, मतलब आज जिसकी सरकार बनी है, कल अगर चुनाव होता है, ठीक है, तो वो हार भी सकता है। जैसे हमारे देश में इस समय किसकी सरकार है? BJP की सरकार है। लेकिन अगली बार जब चुनाव होगा तो क्या किसी संविधान में ऐसा लिखा है कि BJP ही जीतेगी? ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। दूसरी पार्टीज जो हैं वो भी इलेक्शन में लड़ेंगी, वो भी चुनाव में लड़ेंगी और जीत भी सकती हैं, है ना। लेकिन मेक्सिको में क्या हो रहा था कि वहाँ पे केवल PRI इकलौती ऐसी पार्टी थी जो चुनाव लड़ती थी और चुनाव नहीं, जो हमेशा जीतती थी, ठीक है। उसके लिए चाहे उनको कितनी भी चालें चलनी पड़ जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये हमारा एक और फीचर है कि एक आदमी का एक ही मत माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम अकेले जाके 10 वोट डालाए हैं तो 10 मान्य होगा, नहीं, हमारा एक ही वोट मान्य होगा, ठीक है। तो देखिए इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, ईच वोट हैव 1 वैल्यू। जितने भी अडल्ट सिटीजन होंगे, मतलब कि 18 साल से ऊपर वाले जितने भी नागरिक होंगे वो एक वोट देंगे, और एक वोट का कितना वैल्यू होगा? एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए क्या होता था, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। आई बात समझ में? और उसके बाद देखिए इस्टोनिया एक देश का नाम है, ठीक है। तो इस्टोनिया में क्या था कि जो रशियन माइनॉरिटी, मतलब जैसे माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जिसकी संख्या कम हो, ठीक है, तो उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिलने में बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद फिजी, जो फिजी भी एक जगह का नाम है, ठीक है। फिजी में क्या होता था, 2 तरह के फिजी रहते थे, ठीक है। 2 तरह के फिजी रहते थे। एक को बोला जाता था इंडिजीनियस फिजियन, मतलब कि जो वहाँ के लोकल फिजी थे, ठीक है, जो वहाँ के लोकल फिजी थे। और दूसरे थे इंडियन फिजी, मतलब कि जो इंडियन फिजी थे। जैसे कि अब मान लो कि हम खैलाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे शहर में कोई दूसरे शहर का आके रहने लग गया, ठीक है, कोई दूसरे शहर का आके रहने लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे रहता है। अब फिजी में क्या होता था कि जो उनके अपने देश के लोग होते थे, ठीक है, मतलब कि जो लोकल फिजी थे, जो वहीं के थे, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी। और जो इंडियन फिजी थे उनके वोट की वैल्यू क्या मानी जाती थी? कम मानी जाती थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ठीक है, जो अधिकार मिले, ठीक है, जो कानून बने, उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, कि अधिकारों का सम्मान, उसके बारे में पढ़ना। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं जिम्बाब्वे की, ठीक है। जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ था, कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1980 में, 1980 में, ठीक है। और यहाँ पे किसकी पार्टी थी? ZANU-PF की पार्टी थी यहाँ पर, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो लीडर थे, ठीक है। और रॉबर्ट मुगाबे जब 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ जिम्बाब्वे, तो ये जिम्बाब्वे के क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या होने लगा कि वो बहुत अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शन जीतने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए वही काम करते थे मैक्सिको वाला, मतलब कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो इन्होंने संविधान जो बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको अपने हिसाब से करने लगे। जैसे हमारे संविधान में भी कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए हैं ना, तो वहाँ के भी, जिम्बाब्वे के संविधान में भी थे। लेकिन जब ये मुगाबे वहाँ के लीडर बने, वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो इन्होंने क्या किया, संविधान को अपने हिसाब से कर लिया, ठीक है। संविधान के सारे नियम और सारे कानून क्या किए, अपने हिसाब से कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी थी, जैसे अपोजिशन पार्टी कौन होता है समझ लो, एक पार्टी होती है जो लीड करती है, ठीक है। मतलब इस समय जो बीजेपी है वो लीड कर रही है, ठीक है। और अपोजिशन पार्टी कौन होगी, जो बाकी दूसरी पार्टियां जो इलेक्शन में नहीं जीती थी, वो कौन है, अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। तो वहाँ की भी, जिम्बाब्वे की भी जो अपोजिशन पार्टी थी, उनको हरैश किया जाता था, ठीक है, उनको परेशान किया जाता था हर समय, ठीक है। और वहाँ पे अगर किसी बात को लेकर कोई विरोध प्रकट करता था, तो उसको क्या माना जाता था, उसको गैर कानूनी माना जाता था, ठीक है, उसको इलीगल माना जाता था। और जो टीवी और रेडियो था, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती थी, मतलब कि कोई अपने हिसाब से कुछ नहीं चला सकता था, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी वॉज इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट। जुडिशरी का मतलब होता है कि कोर्ट आपका, ठीक है, जितने भी आपके कोर्ट थे, लॉ मतलब कानून, और जज को, ठीक है, इन सबको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, इन सब का मतलब कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या सीख मिली, हमको नहीं मिली, संविधान बनाने वाले को या डेमोक्रेसी लाने वाले को क्या सीख मिली, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। कि अब क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक उसको हम कहेंगे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम, कानून या अधिकार सबके लिए बराबर हो, ठीक है। और कुछ नियम कानून जो हैं वो लिमिट्स हो, ठीक है, सबके लिए एक लिमिट हो, सबकी एक सीमा हो। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो अपना नियम और अपना कानून बना लिए। आप खुद बताइए कि क्या आज अगर भारत के राष्ट्रपति चाह ले कि हमको ये परिवर्तन करना है संविधान में, तो क्या अकेले कर लेंगे क्या? नहीं, उन्हें भी 2-4 लोगों से राय विचार करनी पड़ेगी, ठीक है, अकेले नहीं कर सकते हैं। कि मन किया तो रात के 2 बजे उठ के संविधान उठा लिए और पेन वाइटर लगाकर पेन से दूसरा संशोधन कर लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में? चलिए, इतने फीचर्स हमने पढ़ लिए। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं समरी डेफिनेशन, ठीक है। समरी डेफिनेशन में क्या दिया है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हमने ये पढ़ लिया है, ये तीसरी बार इस चैप्टर में डेफिनेशन दिया है, ये तीसरी बार आपका देखो, इधर भी दिया है और पीछे भी दिया है, ठीक है, एक ही डेफिनेशन को 3 बार दिया है। तो हमने इसका मतलब पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रकार की सरकार है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जितने भी प्रमुख फैसले हैं, जितने भी प्रमुख निर्णय हैं, वो कौन लेगा, वही लेगा जिसको जनता ने चुना होगा। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। सबको इलेक्शन जो होगा, चुनाव जो होगा, वो फ्री और फेयर होगा, और आज जो जीता है दूसरे इलेक्शन में हार भी सकता है, ठीक है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ये जो अवसर है चुनाव लड़ने का, वो हर इंसान के पास है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के लिए, ठीक है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और जितने भी रूलर्स भी होंगे, ठीक है, मतलब जो सरकार भी होगी, उसको भी संविधान के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए हैं तो संविधान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, नहीं, हमारे लिए भी, हमारी भी सीमा निश्चित है। संविधान में जो लिखा है उस हिसाब से ही हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए,
अब हमने इतना ख़त्म किया है आज। अब उसके बाद हमको पढ़ना है वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। वाई डेमोक्रेसी का मतलब है कि इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बहस करेंगे। बहस कैसे, मतलब लड़ाई नहीं करनी है हमको, ठीक है, जिसको हम डिबेट बोलते हैं ना, वाद विवाद जिसको बोलते हैं, कि आखिर लोकतंत्र या डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, उसके डिमेरिट्स क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है। बस हमको इतना ही पढ़ना है, थोड़ा सा ही बाकी है, बहुत ज़्यादा नहीं बाकी है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो इसके लिए आपके लिए लेके आएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।